राइट अतुल सर, आपका 5 से शुरू करते सर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये उस टाइम लॉन्च हुई थी स्कीम, मतलब 2016 की है, और 16 का हम पेपर डिस्कस करें तो इसलिए आ गया था। अब भी इतना रेलिवेंस नहीं है इसका, बट फिर भी हम देख लेते हैं, यूपीएससी मतलब रिपीट कर लेता है कभी कभी क्वेश्चंस को। तो इसमें अगर जो आपको पता होता तो ठीक था, पहले इसमें ये चेक कर लेते हैं स्कीम के बारे में। तो ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 2016 में। देन एम था इसका टू लेवरेज द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट structure to reach out the undeserved section like SC, STs and women entrepreneurs. And इसमें जो बैंक लोन देते थे वो अराउंड 10 लाख टू 1 करोड़ तक था, और टू एटलीस्ट वन SC और ST बोरोवर्स और एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर पर ब्रांच। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के थ्रू दिया जाता था, नॉट RRBs, और या फिर आप ये कह सकते हो कि मतलब MFIs होते हैं जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उनके थ्रू नहीं था, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के थ्रू था। और ये मतलब ऐसा वो नहीं था जैसे मुद्रा में होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा वो होता है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर तीनों के लिए दिया जा सकता था ये लोन। फिर एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी, एग्रीकल्चर शायद नहीं था ना इसमें। हाँ, और मुद्रा में भी शायद एग्रीकल्चर नहीं है। हम्म, एलिजिबिलिटी क्या थी, SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अबव 18 ईयर्स होना चाहिए। मेन चीज था कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता था ये। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पता ही है क्या होते हैं। देन नेक्स्ट था इसमें, और बोरोवर्स कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बोरोवर्स का पहले से। एंड नेक्स्ट ये था, अगर जो वो इंडिविजुअल नहीं है बोरोवर, अगर जो नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, तो एटलीस्ट 51% का शेयर होल्डिंग SC, ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट इसमें चेंजेस हुए हैं, तो अभी ये एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसमें इंक्लूड कर दिया है जो आप अभी बात कर रहे थे। एंड कनेक्ट सेंटर्स कौन कौन से हैं, देन सिडबी और नाबार्ड मतलब इसको फाइनेंस करते हैं, बैंक्स को रीफाइनेंस। तो अभी एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं उसके ऑप्शंस। तो कुछ ऑप्शन से, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड इट प्रोवाइड फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी। तो यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन में दे देते सिडबी ओनली, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। यहाँ पे उन्होंने बस सिडबी बोला, तो हाँ सिडबी का भी रोल है, तो बोथ हो जाएगा। बाकी साइड में सर मैंने वाई न्यूज भी लिखा था इसमें। तो अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको एक्सटेंड किया है अप टू 2025। तो यही था इसमें न्यूज में, एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसकी। उस टाइम लॉन्च हुआ था तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया था। और 16-17 के पेपर का ट्रेंड भी ये था कि उसमें करंट का काफी अच्छा वेटेज आया हुआ था, इसीलिए मतलब कट ऑफ 116 एंड 108 के अराउंड गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं सर। ठीक है। किसी को कुछ ऐड ऑन करना तो बता सकते हैं। तो ये अबाउट ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, तो ये ऑलरेडी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके अबाउट देख लेते हैं पहले, देन ऑप्शंस पे आएंगे। तो ये लॉन्च हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002। तो FAO ऑफ एंड यूनाइटेड नेशंस लॉन्च्ड, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है FAO, उसने ये लॉन्च किया था। और इसके अंडर मतलब 62 सिस्टम्स इन 22 कंट्रीज अभी तक, मतलब जून 2021 तक डेजिग्नेट कर चुका है FAO। ओवरऑल गोल क्या होता है कि जो भी मतलब एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स होते हैं उनको मतलब प्रिजर्व करना एक तरह से,
उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं लाना है, सिर्फ उसको प्रिजर्व रखना है। इंडिया में तीन जगह पे है ये। एक कोरापुट है उड़ीसा में, देन कुटानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग केरला, एंड पंपोर सेफ्रॉन हेरिटेज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ऑलरेडी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं आप। तो फर्स्ट ऑप्शन था टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज। तो यहाँ पे ही गलत हो गया, ये सिर्फ प्रिजर्वेशन के लिए है, इसमें कुछ उनको एनहेंस नहीं करना है उनका। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता, तो 2 ऑप्शन बचते, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड ऑलरेडी ठीक है क्योंकि दोनों ऑप्शंस में है। देन थर्ड देख लेते हैं, टू प्रोवाइड geographical indication status to all the varieties of agriculture produced in such identified jihaz। तो ये तो गलत है। जीआई टैग हम किसके अंडर देते हैं, कोई बताएगा? अलग से एक्ट है ना वो तो। हाँ, हम्म, तो इसके अंडर नहीं था ये, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत, मतलब क्रॉस कर देते तो टू ऑन द आंसर था। right। और कुछ किसी को ऐड करना है तो बता सकता है। और तो इसमें कोई एडिशन है नहीं अभी भी, मेरे ख्याल से GIEHS तो ये 3 ही है अभी भी। तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्या? तो नेक्स्ट है अबाउट, ये एक अच्छी थीम है, मतलब यूपीएससी पूछता रहता है रिवर्स, कभी रिवर्स के साथ उसका मतलब कोई नेशनल पार्क होगा तो वो पूछ लेता है। तो ये अबाउट था ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो दिबांग, कामिंग एंड लोहित, तो ये तीनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं। तो दिबांग को ऐसे याद रख सकते हैं, दिबांग के इसमें भी बी आता है एंड ट्रिब्यूटरीज में भी बी होता है, तो इसलिए दोनों मतलब ये होता है। अभी एक बार देख लेते हैं मैप में, तो पिक्चर में ये मैप कह रहा हूँ। तो ब्रह्मपुत्र है, तो ये ओरिजिनेट होती है चैमायुंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत में है ये, कैलाश मानसरोवर के पास में। देन इसको तिब्बत में बोलते हैं सेंगपो। देन ये अरुणाचल में यू टर्न लेती है मतलब। देन अरुणाचल में इसको बोलते हैं दिहांग। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिहांग ट्रिब्यूटरी है, दिबांग ट्रिब्यूटरी है, तो बी बी से याद रखो। ट्रिब्यूटरी के में बी आता है और दिबांग में भी बी होता है। देन ये फिर असम में जाता है तो वहाँ ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, एंड बांग्लादेश में जाने के बाद जमुना बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें ट्रिब्यूटरीज याद करने का मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, थोड़ा अजीब सा है बट देख लेना, याद रहता है ऐसे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को याद करने के लिए इजी वे है कि दबंग लोहित देखे धन्नो को। तो दबंग से दिबांग, लोहित लोहित, देन देखे से दीखू, धन्नो से धनश्री, एंड को से कौपिला। तो दबंग लोहित देखे धन्नो को। नेक्स्ट है, अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाएगा, और दिवाली की शुभ कामना। तो शुभ से सुबानश्री, का से कामिंग, माना से मानस, एंड सेनोरिटा को दे। तो सेनोरिटा से संकोश, एंड ता से तीस्ता। तो मतलब मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, और किसी के पास अच्छा निमोनिक हो तो वो शेयर कर देना। बढ़िया यार, ये तो काफी अच्छा नहीं मॉर्निंग है, इससे याद हो जाएगा ये। तो इसमें मतलब यूपीएससी ने ऑलरेडी काफी बार क्वेश्चन पूछा है, लाइक एक बार तीस्ता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तीस्ता ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये कहाँ से होती है, कोई बताएगा? जेमू ग्लेशियर। बट है कहाँ पे वो? ये अपना सिक्किम में हो ना? सिक्किम में हाँ कंचनजंगा है ना। हाँ, वही। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, और ऑलरेडी इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था एक बार 2000 में। देन घग्गर वाटर इज यूटिलाइज्ड इन द इंदिरा गांधी कैनाल, and Narmada rises from Amarkantak region, and Nizam Sagar is situated on Manjira river, and Penganga is a tributary of the Godavari। तो ये तो हमने ऑलरेडी 2015 में दीप्ति ने शायद बताया था, पेनगंगा का गोदावरी से। देन घग्गर नहीं है वो,
एक्चुअली भाखड़ा नांगल डैम से वो होता है, इंदिरा कैनाल जो है। ठीक है। देन नर्मदा, हमें पता है अमरकंटक हाँ। अचानकमर प्लेट्यू से ओरिजिनेट एक होती है। आ, और इसमें एक सोन, भाग सोन भी होती है वहां से। एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। भाखड़ा हाँ, नंगल से ओरिजिनेट होती है या फिर किसी और चीज से ओरिजिनेट होती है वो इंदिरा गांधी कैनाल? हरी के बराज से। हाँ, हरीके बैराज है ना वो तो। अच्छा, हाँ सॉरी। इंदिरा गांधी कैनाल तो पूरी राजस्थान तक आती है ना, और ये 2 रिवर पे बनी हुई है, रावी में और एक और है व्यास, रावी व्यास शायद, जहां तक मुझे पता है। ये पूरा राजस्थान हाँ, वाले एरिया को पूरा पानी प्रोवाइड करती है ना, वही है ना इंदिरा गांधी कैनाल। करेक्ट करेक्ट, मतलब वो तो संगम उसका के वही। ऊपर ही वो फराक्का तो बैराज, सॉरी वो हरीके उसका बैराज है। ओरिजिनेशन थोड़ी ना अपन उस पर काउंट करेंगे, ये तो इसका कैनाल है। तो उस चीज की बात चल रही है ना, ये तो वो तो रिवर पे ही बनी हुई है। मैंने तो ओरिजिन बोला ही बैरा नहीं है। रिवर पे बैराज जो डैम है है ना, वहां से चालू सतलज होता और है ना। ब्यास का जो कन्फ्लुएंस है ना, वहां पे बैराज बना हुआ है हरी के, तो वहां से इनिशिएट हो रही है अप टू दिस राजस्थान का जैसलमेर शायद नहीं। हाँ हाँ, जैसलमेर तक आ रही है। करेक्ट है। नेक्स्ट बता दो और भाई। अमरकंटक से सोन भी निकलती है, और एक जोहिला रिवर है वो भी निकलती है। 3 रिवर निकलती हैं, ये दोनों 3 किलोमीटर के अराउंड ही रहती हैं। करेक्ट। इसको किस टाइप का टोपोग्राफी बोलते हैं रिवर के टर्म में? तो सेंट्रीफ्यूगल, जी। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल। रेडियल। रेडियल भी बोलते हैं। हाँ, रेडियल बोलते हैं। देन ऐसे ही सेम पूछा हुआ है ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर। तो चंबल नहीं है क्योंकि ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सोन ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एंड मानस ब्रह्मपुत्र, नहीं, ना ये ना, भी हमने। सोन गंगा की है, सोन गंगा की है, यमुना की नहीं है। हाँ वो आई थिंक सिंध है, सोन सॉरी। शायद। हाँ। सिंध है वो। यमुना की है अपनी, चंबल है, बेतवा है, सिंध है, और बनास, बनास तो चंबल की है, और फिर राजस्थान से आती है, चंबल मिलती है, और चंबल से यमुना में मिलती है। केन भी है, हाँ। तो इसकी हाँ, निमोनिक केन भी है। चैंपियनशिप बैटिंग करे तो चैंपियन केन, से बेतवा, चंबल। चंबल, सिंध। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट पे चल सकते थे लूनी रिवर के बारे में। तो ये हम देखते हैं, ये मतलब गल्फ ऑफ कच्छ में लॉस्ट हो जाती है। गल्फ ऑफ खंबात में कौन कौन सी रिवर जाती है, कोई बताएगा? ड्रेन होती है। गल्फ, अरेबियन सी। साबरमती रिवर एंड ता- नर्मदा रिवर। नर्मदा एंड तापी ड्रेन होती है ना। हाँ। साबरमती भी है। मेजर। की माही, माही भी होती है। माही भी होती है भाई। ठीक है। और किस कुछ ऐड करना है तो बता दो कोई, नहीं तो नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे लूनी को इनलैंड रिवर भी बोलते हैं ना। हम्म। हाँ। तो ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ थीम लिखी हुई है, तो यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस थीम से। तो बैंकिंग टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड ये थीम है। तो सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, यूपीआई से रिलेटेड पूछा था 2017 में, देन एनपीसीआई से पूछा था 2017 में ही। देन एक क्वेश्चन ये था, हु लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, तो उसका भी आंसर अगेन एनपीसीआई था। देन भीम पूछा था 2018 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है, तो इससे पूछता रहता है यूपीएससी। देन 16 का हम क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है। देन एक ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो इसमें अगर जो कुछ पता भी नहीं होता तब भी हम इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो इसमें एक थर्ड ऑप्शन था जो था, इट इज डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। तो इसमें दो मतलब काफी एक्सट्रीम वर्ड थे, ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसको इजीली डिलीट कर सकते, मतलब
एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि एनपीए का कोई रोल नहीं होता कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से, वो तो पैरा बैंक्स होते हैं जो ये सब लेते हैं। तो वैसे भी आंसर आ सकता था, बट इसके बारे में देख लो। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक लाइक बैंक का एक सॉफ्टवेयर टाइप होता है, ताकि वो एक दूसरे से मतलब कनेक्ट रह सकते हैं, और जो यूजर्स होते हैं मतलब वो इजीली मतलब किसी भी ब्रांच से मतलब अपना अकाउंट उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सबका होता है, लाइक बैंकिंग का अलग होता है, एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो आरबीआई का होता है उसको ई-कुबेर बोलते हैं, जहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी ऑपरेट होते हैं। मतलब जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो ट्रेड होती है वहाँ पे। तो ये मतलब नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आरबीआई का क्या है। तो इससे रिलेटेड 2021 में एक क्वेश्चन आया था, सेम इसी थीम पे। सर राइट करोगे थोड़ा सा? तो ये क्वेश्चन था, तो पहले क्या होता था कि जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म था वहाँ पे जो प्राइमरी सिक्योरिटीज होती थी गवर्नमेंट की, वो रिटेल जो इन्वेस्टर्स थे वो परचेज नहीं कर सकते थे। तो ये लास्ट मतलब 2021 में ही आरबीआई ने मतलब स्टार्ट किया था कि वो डीमैट अकाउंट आरबीआई के साथ ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये उससे रिलेटेड था क्वेश्चन। तो ये पता होता तो मतलब लास्ट ईयर न्यूज में था तो इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाला ठीक था, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। पहले जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो सेकेंडरी मार्केट में ही परचेज कर सकते थे, प्राइमरी में नहीं करते थे। देन ये एक नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ये स्टार्ट किया था आरबीआई ने, उसके लिए ही एक प्लेटफॉर्म। देन ये लास्ट वाला था, तो ये एक मतलब कॉमन थीम है कि यूपीएससी जनरली जब भी कोई भी ऐसा होगा कि दो ऑर्गेनाइजेशन होंगी या फिर दो बॉडीज होंगी, तो जनरली गलत ही होता है वो ऑप्शन। तो थर्ड को तो इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो 1 और 2 इसका आंसर था। तो मतलब एक इसमें थीम है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आए मतलब पेमेंट से रिलेटेड, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी ई रूपी चल रहा था न्यूज में काफी, तो वो उसको भी प्रिपेयर कर लेना मतलब। देन अभी एक और वो चल रहा था, अभी गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाली है मे बी डिजिटल करेंसीज, तो वो भी थोड़ा पढ़ लेना मतलब। देन ये नेक्स्ट ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड थे क्वेश्चन। तो एनेक्स 1 कंट्रीज सर्टिफाइज इमिशन रिडक्शंस देन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो एनेक्स 1 कंट्रीज क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, नॉट कार्टेजिना। एंड सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस ये भी क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, एंड लास्ट वाला तो ठीक दिया हुआ है। देन कार्टेजिना प्रोटोकॉल हम पढ़ते ही हैं, जो सीबीडी हुआ था, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उससे रिलेटेड है ये दोनों प्रोटोकॉल, कार्टेजिना एंड नगोया प्रोटोकॉल। तो थोड़ा ये देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है ना सर, एलएमओ हाँ, से करके। वो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना, अभी सिर्फ मैंने बताया था सीबीडी से रिलेटेड है ये दोनों, नगोया और कार्टेजिना। वो अभी नीचे है, इसमें एक पिक मैंने डाला हुआ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल को देख लेते हैं। तो इसमें एनेक्स 1 एंड नॉन एनेक्स कंट्री एंड एनेक्स 2 एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज के बीच में रिलेशन था। तो जो ये क्योटो प्रोटोकॉल था, तो इसमें जो एनेक्स 2 कंट्रीज थे उसके ऊपर बाइंडिंग था, एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील, इनके लिए नॉन बाइंडिंग था। देन एनेक्स 1 कंट्रीज में वो थी जो पहले कभी डेवलप रही थी या इकोनॉमी इन ट्रांजिशंस हैं, लाइक यूएसएसआर फेडरेशन था एक टाइम पे, एंड बाल्टिक नेशंस थे, वो पहले इंडस्ट्रियलाइज थे बट उनका इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। एंड एनेक्स 2 कंट्रीज में जो भी ओईसीडीज की कंट्रीज हैं वो सब है, लाइक यूएसए, यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, वो सब है। तो इसमें क्या था, तो ये स्पॉन्सर करते थे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते थे ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता था कि अगर जो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते थे, ताकि वहाँ पे पहले 100 गीगा
गीगाटन इमिशंस हो रहा था वो रिड्यूस हो गया है। तो जितना भी रिड्यूस हुआ तो वो एक तरह से सर्टिफिकेट मिल जाता था, देन उसको वो ट्रेड कर सकते थे। मतलब वो लाइक जो मतलब स्पॉन्सर कर रही है कंट्रीज, तो उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो एक तरह से वो उस कंट्री का हो गया कि उसने इतना इमिशन कम किया है। तो ये जो सर्टिफिकेट होता था तो इसी को बोलते थे कार्बन ट्रेड और कार्बन क्रेडिट, और इसको सोल्ड करते थे कमोडिटी एक्सचेंज पे बेस्ड ऑन मार्केट प्राइसेस। बाकी इसमें एक जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रोग्राम था, मतलब लाइक जिसमें NX2 और NX1 कंट्रीज मिलके एक मतलब प्रोजेक्ट वो कर सकते थे। वो ग्रीन फील्ड भी हो सकता था और ब्राउन फील्ड भी हो सकता था। इसमें जनरली ये ग्रीन फील्ड ही प्रोजेक्ट्स होते थे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में। बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें सच। अब तो काफ़ी ओल्ड हो गया है ये। इसका सेकंड फेज, फर्स्ट फेज 2012 में मतलब ओवर हो किया था, देन 2012 टू 2020 तक सेकंड फेज था क्योटो प्रोटोकॉल का, वो भी ओवर हो चुका है। तो अभी तो मतलब पेरिस एग्रीमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक बार नीचे करोगे थोड़ा, क्या था इसमें? तो जो हम पढ़ते भी है, क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब अब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टीज नहीं थी क्योटो प्रोटोकॉल के। तो वो थी कनाडा, USA, मेजर तो ये दोनों थी। साउथ सुडान तो अभी मतलब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो वो भी नहीं है इसका पार्ट। देन बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सब थोड़ा राइट करोगे? तो जैसे तो जो CBD था उसके अंदर कार्टेजिना प्रोटोकॉल था, देन नगोया था, देन उसके अंदर आईची टारगेट्स भी थे नगोया के अंदर ही। तो कार्टेजिना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था, नगोया फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। और GMOs होते क्या है बेसिकली, कोई भी जेनेटिक हम ऑल्ट्रेशन करते हैं या फिर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं कोई भी टेक्निक यूज करके, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक लाइक म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ जीन्स, तो वो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन आईची टारगेट्स भी थे, उनका भी मतलब ईयर खत्म हो गया, 2020 तक ये अचीव करने थे, तो वो देख लेना अपने आप बाद में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट ये था, तो जो भी 20 आईची टारगेट्स थे वो कुछ भी अचीव नहीं हुए थे, मतलब हैव बीन मेट, मतलब अचीव हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू CBD's ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट। आई थिंक इसमें रिप्लेस करने के लिए क्युनमिंग डिक्लेरेशन था ना, चाइना वाला CBD का। कुनमिंग, हाँ कुनमिंग डिक्लेरेशन। क्युनमिंग, हाँ आई थिंक कुछ आया था अभी। मतलब वो इसको रिप्लेस करने के लिए था, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बट एक बार देख लेना वो भी डिक्लेरेशन उसका क्या था। तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है सर, थोड़ा स्क्रॉल नीचे करोगे? तो जो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म मतलब इसका नेम बन गया है अभी। तो अब इस पे यहाँ पे ट्रेड होंगे ये सब कार्बन मार्केट, मतलब जो कार्बन क्रेडिट्स थे। तो ऐसे पूछ सकते हैं मैचिंग में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड साइड में कुछ और प्रोटोकॉल दे देंगे, तो ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। लाइक एक बार पूछा था 2020 में तालानो डायलॉग किससे रिलेटेड है, और तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया इसमें। बाकी किसी को कुछ न्यू ऐड करना है तो बता सकता है। अभी तो एक क्युनमिंग वाला ही है, वो ऐड कर सकते हैं इसमें। बाकी तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं करता। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं एक्चुअली, मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। इसे मैं बाद में थोड़ा सा देख लूंगा, एक बार 7th कर लेते हैं डिस्कस। तो ये क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड, तो ये क्या है? तो ऑप्शंस बाद में देखते हैं पहले सर। राइट,
देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये मिशन इंद्रधनुष एक वो था कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, जो भी चिल्ड्रंस थे या वुमेन्स थी उनको वैक्सीनेट करने का। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर था। अभी इसमें एक मतलब फेज होने के बाद नेक्स्ट फेज इसका स्टार्ट हुआ था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो 2017 से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें ग्रेटर फोकस ऑन अर्बन एरियाज था। देन इसका 4 वर्जन थे, 2.0, 3.0 एंड 4.0। तो अभी लेटेस्ट जो है 2022 का है। तो इसमें ये इंश्योर करेंगे कि जो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विस reach unvaccinated and partially vaccinated children and pregnant women, and children up to 2 years will be covered in this drive। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए मिशन इंद्रधनुष क्या है। देन इसके अंदर अराउंड मे बी 12 डिजीज के मतलब वो लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन किए जाता है। जो मेजर इसमें 7 ये वाले हैं। तो डायप्थेरिया, टेटनस, देन पर्टुसिस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो ये मतलब जनरली चाइल्डहुड डिजीजेज है। तो इसमें ये देख लेना कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी मतलब वायरस से होती है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस वाली है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की है, पोलियो भी वायरस है, मीजल्स भी वायरस है। देन टेटनस तो हम वो देखते हैं रस्टिंग, मतलब कुछ लोहे का कुछ लग जाता है तब कुछ लगता है ऐसा। ये दोनों भी बच्चों को ही होती है, पता नहीं इनके बारे में मुझे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, हम अगर जो ये पता होता ना मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सी मतलब डिजीज के मतलब वैक्सीनेशन होती है, तो सर एक राइट साइड करोगे एक बार थोड़ा सा राइट। एक क्वेश्चन था, तो 2019 में क्वेश्चन आया था, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। तो ये भी पता होता नहीं पता होता कुछ, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये था ऑप्शन, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। तो ये एलिमेंट इजीली कर सकते थे। तो मतलब पढ़ा भी नहीं होता, अगर जो हेपेटाइटिस के बारे में इतना भी पता होता तो इजीली सॉल्व हो जाता। तो मतलब ऑप्शंस के थ्रू भी मतलब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मतलब यूपीएससी में। तो मतलब ये आई वाली थिंक नॉलेज यहाँ पे यूज। हेपेटाइटिस सी का शायद वैक्सीन नहीं है ना। ठीक है, एक बार देख लेना इसको। मेरे ख्याल से हेपेटाइटिस सी का शायद वैक्सीन है नहीं अभी। हाँ राइट। तो मतलब ये देख लेना, इन वैक्सीन के बारे में थोड़ा डिटेल में सर्च कर लेना और ज्यादा। नहीं तो है थोड़ा टीका नीचे नहीं। का। तो ये मतलब मेंस में यूज कर सकते हैं क्या, उसमें मतलब अचीवमेंट अभी तक किए हैं। तो 4 phases ऑफ मिशन इंद्रधनुष कंप्लीट हो चुके हैं 528 डिस्ट्रिक्ट्स में। देन मोर देन 2.47 करोड़ चिल्ड्रन एंड 67 लाख प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीनेटेड हो चुकी हैं। और ये तो ऐसे ही था बस। कुछ ऐड करना है किसी को? तो अब तो हाँ इजी है ऑप्शन मतलब देख के इसमें। हाँ, आई थिंक अभी ना इसमें शायद जापानीज एंसेफेलाइटिस है, जो चमकी बुखार है। तो उसकी भी वैक्सीन दिया जा रहा था शायद, पहले केवल यूपी और बिहार में दिया जा रहा था एंडेमिक बोल के। बट शायद अब उसको ऑल इंडिया एक्सटेंड कर दिया है। एक बार मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ पर एक बार उस चीज को देख लेना। सर, इसमें एक्चुअली 12 वैक्सीन हैं इसमें, बट हम्म इन्फोग्राफिक्स में अभी ये 7 ही दी गई थी। हम्म। तो वो भी मैं डाल दूंगा। मुझे लगा ये ज्यादा हाँ इम्पोर्टेंट ये वाली है। करेक्ट, क्योंकि ना इनके ऐसा भी सवाल पूछ लेगा कि यार ये जैसे हेपेटाइटिस बी पे पूछ लिया, तो आगे डिप्थेरिया पे पूछ लेगा कि ये उससे बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है। तो एक तो वो चीज पता होना चाहिए, एंड प्लस आई थिंक अभी अपडेट तो शायद इसमें यही आया था, वो चमकी बुखार को लेके। चमकी बुखार भी बोलते हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस को, और एक और कोई शायद बीमारी थी। तो उन दो बीमारी के लिए सिर्फ सिलेक्टेड स्टेट, मतलब यूपी और बिहार में दे रहे थे, अब शायद एक्सटेंड किया है। तो इसलिए मैं कह रहा था एक बार वो अपडेट आया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो
ये क्वेश्चन था अबाउट ग्रीन इंडिया मिशन। तो ये हमने पढ़ा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें 8 सब मिशन थे, तो उसमें से एक ये पार्ट था ग्रीन इंडिया मिशन। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हमारा एम था अराउंड 2.5 बिलियन टन कार्बन को हमें सिक्वेस्ट्रेट करना है टिल मतलब 2022-30 वो था। एंड दिस इन्वॉल्व्स एडिंग 30 मिलियन हेक्टेयर्स इन एडिशन टू एक्सिस्टिंग फॉरेस्ट। So it aims at protecting, restoring, and enhancing India's diminishing forest cover. Then responding to climate change by a combination of adaptation and mitigation measures. तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये था कि ये पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड्स दोनों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन थी? तो नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी एंड विलेज लेवल पे ग्राम सभा एंड वेरियस कमिटीज। बाकी इसमें जो 8 मिशंस हैं वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बाकी ये हम मतलब पढ़ते ही हैं। तो अभी तक लाइक सोलर काफी इंपॉर्टेंट है जिससे पूछा है। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम कभी विंड पे भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि विंड पे पूछा नहीं गया है अभी तक। देन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज ये था एक। देन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, वाटर, देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देन सस्टेनेबल हैबिटेट एंड ग्रीन इंडिया मिशन, ये अभी हम देख ही रहे हैं। देन सोलर मिशन था एंड एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। एंड एक ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। तो सर राइट करोगे थोड़ा स्क्रॉल। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट ग्रीन जीडीपी? तो ये हम पढ़ते हुए ग्रीन जीडीपी होता गया, तो स्वीडन है एज पर ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी इंडेक्स। तो अभी एक मतलब न्यूज में भी था क्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, शायद उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। वो थोड़ा अपोजिट था ग्रीन जीडीपी के, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेना। मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, मुझे अभी याद आया था ये। इसमें NAPCC जो है उसके अंदर ये मिशन है स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री हेड करता है? ये फर्स्ट वाला सर? हाँ, फर्स्ट वाला स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट? नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो है वो करता है हेड इसको। तो मतलब थोड़े से ना पिक्यूलियर है, उनको थोड़ा सा देख लेना। जैसे हैबिटेट है, तो हैबिटेट का आप अंदाजा लगा सकते हो कि चलो ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो अर्बन मिनिस्ट्री होती है, क्योंकि घर वर का वही लोग देखते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। और जैसे यहाँ पे एक एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, तो ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो देख रहा है। एंड आई थिंक सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम कौन देख रहा है? अभी तो ये कोई भी आइडिया नहीं है सर। हाँ, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक देख रहा है। कुछ और? हाँ, ये क्वेश्चन फिर कर लेते तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। इनकॉर्पोरेटिंग environmental benefit and cost into the union and state budgets, thereby implementing the green accounting, तो उसको green GDP बोलते हैं। तो ये तो नहीं था। Then launching the second green revolution to enhance agriculture output so as to ensure food security to one and all in the future, ये तो एकदम abstract डाल दिया था, इसको easily eliminate कर सकते थे। Then restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by a combination of adaptation and mitigation measures, तो एक पॉजिटिव था, कुछ रिलेट मतलब सिंक्रोनाइज भी कर रहा था इससे। तो 3 ओनली था आंसर। हाँ सर, इसमें मुझे कुछ ऐड करना था बट मैं कर नहीं पाया, थोड़ा आज टाइम नहीं मिला मुझे। तो मतलब फसाई इम्पोर्टेंट था इसमें।
बट इससे रिलेटेड मतलब ये थोड़ा मतलब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन भी हो सकता था, ये वाला सच नहीं था कि नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। विद रेफरेंस टू प्री पैकेज्ड आइटम्स इन इंडिया, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label as per the Food Safety and Standards Packaging and Labeling Regulation 2011। तो फर्स्ट ऑप्शन था list of ingredients including additives, second nutrition information, third recommendation if any made by the medical profession about the possibility of any allergic reactions, then fourth vegetarian and non-vegetarians। आई थिंक ये तो तो फिर सिंपल ही था कि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं पैकेट के पीछे, न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी रहती है, एंड वो रेड और ग्रीन का सिंबल होता है जिससे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एगमार पता लगता है। एगमार बोलते हैं इसको। तो आई थिंक नहीं भी पता होता कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है तो भी आई थिंक ये सॉल्व हो जाता कि थर्ड वाला तो कहीं देखा नहीं होगा किसी ने, अनटिल अनलेस दवाइयों की बात हो रही है स्पेसिफिकली। मतलब मुझे इसमें थोड़ा कुछ ऐड करना था फसाई के बारे में, जैसे एक रूको वाला इम्पोर्टेंट था, यूज कुकिंग ऑयल, देन अभी उसने एक दो इनिशिएटिव और किए थे तो वो ऐड करने थे, मैं कर दूंगा वो। एक तो रूको था कि कुकिंग ऑयल को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करना है, उससे बायोडीजल बनाना है, एंड एक ट्रांस फैट के ऊपर भी था। आई थिंक शायद 2022 ही शायद उसका कोई टारगेट ईयर था ना, हाँ ट्रांस 2% फैट कर को दिया था लेके। उसको। हाँ तो वो भी आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव था फसाई का, चलो मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी काफी बार मतलब क्वेश्चन पूछ चुकी है इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो थीम मतलब या तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। तो 2015 में एनएफसी पूछा था, 2016 में वाईफाई एंड लाईफाई में मतलब डिफरेंस पूछा था, देन 2019 में एलटी एंड वॉल्टी पूछा था, 2020 में वीएलसी पूछा था, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। तो मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और अभी हम 16 में देख ही रहे हैं, ये प्रोजेक्ट लून वाला पूछ लिया है। तो लून प्रोजेक्ट क्या है, ये बेसिकली सिंपल सा है, जैसे अभी स्टारलिंक करने वाली है उससे थोड़ा सा मतलब सिमिलर पैटर्न है। तो इसमें हम बलून मतलब एटमॉस्फेयर में अराउंड 12 माइल्स पे लॉन्च करेंगे। देन एक कैसे होगा, तो फर्स्ट स्पेशलाइज इंटरनेट एंटीना ऑन द ग्राउंड सेंड सिग्नल्स, तो यहाँ पे सिग्नल जाएंगे, देन ये इसको सेकंड थर्ड को भेजेगा, ये रिसीवर एंड पे मतलब इसके पास सिग्नल जाएंगे, देन ये वापस रिटर्न ऐसे सिग्नल एंटीना तक सेंड करेगा। तो सिंपल सा वो था। लाइक अभी स्पेस स्पेस एक्स जो कर रहा है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। देन सर राइट साइड में क्वेश्चंस थे जो मैंने ये डिस्कस मतलब आए हुए हैं। तो एनएफसी वाला तो हमने 2015 वाला देख चुके हैं पहले ही मतलब डिस्कशन में। 16 वाले पे आ जाते हैं सर, लाइफ आई वाले पे। तो इट यूजेस लाइट एज द मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा, ये ठीक है। देन इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई, तो ये भी ठीक है। बट इसकी ड्रॉबैक होता है लाईफाई का, तो इसकी रेंज थोड़ी कम होती है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में ये हेल्प नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से ऐसा हो सकता है कि एक कमरे में बल्ब चल रहा है तो वहां तक मतलब उसके सिग्नल आएंगे, बाकी जगह नहीं आएंगे। देन नेक्स्ट सर राइट साइड चल सकते हैं। तो सेम एक क्वेश्चन आया था 19 में एल एंड वॉल्टी से रिलेटेड, तो ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब वही। तो एल टी इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G, नहीं ये 4G था, एंड वोल्टी इज मार्केटेड एज एडवांस 3G, ये भी गलत था। एंड एल टी इज डाटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टी इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों भी गलत थे। तो उसका आंसर नाइदर वन नॉर टू था। तो अभी ऐसे ही सिमिलर ट्रेंड पे 4G वर्सेस 5G से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। या 5G पे स्टार
हाँ 5G पे जैसे हमने बैंड डिस्कस किया था ना कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है, लो फ्रीक्वेंसी बैंड है, उनकी पेनिट्रेशन और उनकी रेंज में कैसा डिफरेंस है, तो उस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। प्लस आई थिंक RFID पे नहीं पूछा ना अभी तक एक भी बार क्वेश्चन, तो उस तो पे भी वो हो भी सकता पूछा है। जा सकता है। कौन और सा? RFID को मतलब वो किसने किया है, बनाया किसने, मतलब मैन्युफैक्चर किसने किया है ये टेक्नोलॉजी को, या इम्प्लीमेंट कौन करता है, जो फास्टैग वाली टेक्नोलॉजी है? वो तो NHAI करती है ना। आई थिंक उसका सर NPCI था, जो एक बार मुझे चेक करना ठीक है, होगा, मैं एक बट बार, NPCI हाँ था। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा है उसका। तो मतलब ये थीम काफी इंपॉर्टेंट है। देन 2020 में VLC से रिलेटेड था, तो अगर जो आपको लाइफाई वाला पता होता तो ये क्वेश्चन इजीली हो सकता था। तो उसमें भी लाइट टेक मतलब विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन था, VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये इजिली हम वो कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। तो टू एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाता। मैं एक्चुअली चेक किया है तो वो NHAI है, इट्स ऑपरेटेड बाय NHAI। बट सर वो टेक्नोलॉजी फास्टैग किसने बनाया है? बनाया पता नहीं है, बता दो। वही तो क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, मतलब ऑपरेट NHAI कर रहा होगा, बट वो टेक्नोलॉजी को मतलब मैन्युफैक्चर या बनाया किसने था, लाइक UPI किसने बनाया है, NPCI, तो उस वे में पूछा था। ठीक है, क्योंकि आई थिंक सब जगह तो यार यही लिख रहा है कि डेवलप भी NHAI ने किया और ऑपरेट भी मैं NHAI इसमें कर रहा है। सर ऐड कर दूंगा ये दोनों चीजें, 4G वर्सेस 5G का डिफरेंस, एंड फास्टैग वाला, ये वाला RFID और फास्टैग। हम्म, ठीक है। तो एक बार सर साइड में लिख दो ताकि मुझे याद रहे थोड़ा सा। यही लिख दो इसके नीचे। हाँ, इस वाले लाइफ आई के नीचे लिख दो तो। RFID स्लैश फास्टैग। और तो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 5G वर्सेस 4G। फोर हाँ, 4G वर्सेस 5G। स्टारलिंक का तो आई थिंक पता ही होगा, उसको तो क्या ऐड करना है। हाँ, वो तो मतलब काफी कवर होता है न्यूज़। ठीक है, ऑलराइट देन आई थिंक कि किसी फिर को कुछ आपका। और ऐड करना तो बता सकता है वो। हाँ, ठीक है देन आई थिंक फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट किसका पार्ट रह गया था? दीप्ति आप करोगे क्या? हाँ, am I audible, guys? एकदम ऑडिबल। चलो सही है। सो योर पार्ट वाज। 31 to 40. दीप्ति ठीक है ना, विजिबल है? Yes, yes, visible. तो ये फर्स्ट वाला था with reference to financial stability and development council. So इसमें options यही थे. It is an organ of नीति आयोग, headed by Union Finance Minister. It monitors macroprudential supervision of the economy. So like even before going to what it exactly is, लेकिन ये financial stability and development council, तो financial stability मुझे मतलब correct me if I'm wrong, नीति आयोग तो ऐसा कुछ नहीं करता finance से related, is my statement right or wrong? हाँ, मतलब फाइनेंस प्लानिंग से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहा। वो काम पहले प्लानिंग कमीशन करता था, बट नीति आयोग आने के बाद वो सब चीजें हटा दिया है। तो हाँ, so that's what like यहाँ पे नीति आयोग थोड़ा सा we have red flag उठ जाता है, तो that is one thing. So moving on, ये क्या है exactly? It is a non this was formed during the 2008 crisis, financial crisis, global financial crisis.
ठीक है, हाँ, it was formed during the global financial crisis on the recommendation of Raghuram Rajan committee. तो ये नॉन स्टैट्यूटरी अपेक्स काउंसिल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब तब like you know the global financial crisis was affecting India also. So then they have formed this and it is chaired by the finance minister. Members कौन है? Heads of all financial sector regulators. मतलब ये फॉर्म ही इसीलिए हुआ so that the financial sectors do not get affected. तो RBI, SEBI, PFRDA, IRDA and finance secretary. So head of all these are members. And इसके अंडर बाद में ऐड किया गया है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये मेंबर्स हैं, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेना एंड इट्स गुड टू रिमेम्बर। तो उसके बाद in 2018 government reconstituted FSDC, वही like you know secretary of DEA and secretary of department of डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनको भी ऐड किया गया है एंड IBBI चेयरपर्सन को एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी को, इन सबको भी ऐड किया गया है 2018 में। तो सब कमिटी, although this FSDC is chaired by Union Finance Minister, FSDC subcommittee is headed by Governor of RBI, ठीक है, to strengthen and institutionalize the mechanism। मतलब functions ऐसे लिखा हुआ है but basically we know कि to save it from the global financial crisis, मतलब जो भी hiccups आते हैं finance sectors में, in order to see them beforehand। तो ये है कुछ कोई ऐड करना चाहता है? ठीक है, so let's go to the next question। हाँ, तो 30 सॉरी हाँ, ये एजेंडा 21 sometimes seen in news, इसका it is a global action plan for sustainable development originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट like you know it's almost true but it is not true, है ना, like you know it's Agenda 21 it was originated from Rio Earth Summit। तो एक बार देख लेते हैं क्या Agenda 21 क्या है। So it is a non-binding action plan by UN। It is a product of Earth Summit, Rio Earth Summit 1992, and Agenda 21 it is an action agenda for the UN, other multilateral organizations and individual governments around the world that can be executed at। हाँ, तो 21 में लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, मतलब कंप्लीटली लोकल लेवल तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, इसीलिए एजेंडा 21 लाया गया है। 21 का मतलब है 21st century यहाँ पे, it's not the members। Then one major objective of agenda, so its aim is to achieve global sustainable development, and major objective is Agenda 21 is at every local government should draw its own local Agenda 21। तो ये है, तो ये 92 में हुआ था Agenda 21। उसके बाद समिट्स हुए, रियो +5 समिट हुआ, रियो +10 समिट हुआ, रियो +20 भी हुआ है। So and agenda for 21, so मतलब इसी चीज पे they have got like Rio +5 summit में कुछ मतलब खास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन Rio +10 में they have affirmed UN commitment to full implementation of Agenda 21। फिर Agenda 21 for culture में first world public meeting on culture held in Brazil came up with the idea to establish guidelines for local cultural policies, something comparable to what Agenda 21 for environment has said। तो Agenda 21 for culture मतलब local cultural policies implement करने के लिए। And Rio +20 में UN conference on sustainable development, तो इन्होंने फिर से reaffirm किया है Agenda 21 को। एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो संजय। हाँ, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है एजेंडा 2030 also known as SDG was a set of goals decision decided upon at UN Sustainable Development Summit 2015। so इसके it takes all the Agenda 21 goals plus
17 other goals. ठीक है, so this is where they have made SDGs. So like not just Agenda 21, SDGs के बारे में भी बहुत सारे questions पूछा गया है. थोड़ा right scroll करो संजय. हाँ, मैंने 2 ही क्वेश्चंस डाले हैं, बट देयर वर मेनी अदर क्वेश्चंस लाइक, तो इसमें 2016 में ही इसी पेपर में पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट दीप्ति ऑडियो नहीं आ रहा है. एनीवेज मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन. सो 16 में क्वेश्चन इसी के बारे में था. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 by a global think tank called Club of Rome. Next, the sustainable development goals have to be achieved by 2030. So, audible now? हाँ, audible है. ठीक है, तो इसमें वही सेम. हाँ हाँ, राइट. तो इसमें फर्स्ट वाला क्लब ऑफ रोम किसी को पता है क्या है? हाँ, सो क्लब ऑफ रोम इज अबाउट, मतलब ये this is not about SDGs, it is about to like to discuss about global politics, so it's not about SDG. तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, एंड ये SDG goals have to be achieved by 2020. अभी हमने देखा एजेंडा 2030 का यही गोल था. सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट. मतलब SDG के बारे में 2 क्वेश्चंस पूछा गया है इसी पेपर में. एंड 2015 में Rio+20 कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा. सेम थिंग, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो यही है. इज देयर एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू ऐड इन दिस क्वेश्चन? मिस कर दिया क्या मैंने? एक पैरेलल क्वेश्चन है, वो अनबाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब और कौन से 2 थे इसके साथ, एजेंडा 21 के साथ? बाइंडिंग डॉक्यूमेंट. हाँ, बाइंडिंग CCD था ना? नहीं, वो तो बाइंडिंग हो गई. बाइंडिंग था वो. 3 बाइंडिंग और 3 नॉन बाइंडिंग थे. इसमें से एक तो हो गया एजेंडा 21, और 2 एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स करके था, जिसमें मतलब कुछ खास नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया था. और दूसरा एक था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट करके, वो भी नॉन बाइंडिंग था, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था. तो बेसिकली 3 बाइंडिंग और 3 नॉन बाइंडिंग काइंड ऑफ कन्वेंशंस थे इसमें 1992 से. राइट. एनीथिंग एल्स बी एडेड? नहीं, ठीक है फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड. हाँ, तो ये वी नो इट वाज ज्योतिबा फुले एंड कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र. थोड़ा राइट स्क्रॉल करना संजय. हाँ, तो ये सत्यशोधक समाज इट वाज फॉर्म्ड इन 1873 फ्रॉम lot of backward classes were included in this: Malis, Telis, Kunvis, Saris and Thangars. So Phule was, ये important है, Phule was awarded the title Mahatma by Vithalrao Krishnji Vandekar. ये वांडेकर नाम it has appeared in 2021 also. वो question I could not post that question. I'll post it later. तो इसलिए ये नाम important हो जाता है. मैंने कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया क्या इसमें? एक बार राइट स्क्रॉल करना चाहिए. ठीक है, लेट्स गेट बैक टू अदर क्वेश्चन. शायद मैंने पोस्ट नहीं किया, बट आई वाज सपोज्ड टू पोस्ट क्वेश्चन. मैं बाद में पोस्ट कर लूंगी यहाँ पे. तो आई थिंक यूपीएससी में
हाँ बोल बोल। हाँ, फेमस बुक भी थी एक, नेम बताएगा कोई? गुलामगिरी। गुलामगिरी। राइट। गुलामगिर। तो आई थिंक सोशल रिफॉर्मिस्ट काफी इम्पोर्टेंट थीम रहता है यूपीएससी का। पिछले एटलीस्ट 2-3 सालों में तो देखा गया काफी भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनसे। सो थोड़ा ऐसे फिलोसोफर के बारे मतलब ऐसे लोगों के लाइफ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे एक बार मे बी शायद किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में इस टाइप से पूछ लेता है कि ही वाज इंग्लिश एजुकेटेड और नॉट। तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? वाज ही इंग्लिश एजुकेटेड या फिर इंडियन एजुकेटेड? इंग्लिश एजुकेटेड शायद होंगे ना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स भी ओपन किया है। करेक्ट। तो वो इंग्लिश एजुकेटेड थे एंड इंग्लिश फिलोसोफर्स के जो आइडिया थे इक्वालिटी को लेके, इगैलिटेरियनिज्म को लेके, लिबर्टी को लेके, हाँ, उनसे इंस्पायर हुए एंड थे। हाँ, गुलामगिर was a tribute to slavery in मतलब एंड ऑफ स्लेवरी इन अफ्रीका। तो उतना पता है तो इंग्लिश एजुकेटेड होंगे ही। राइट। इसके अलावा आई थिंक काफी और बुक्स भी लिखी थी पर बाकी आई थिंक शायद मराठी नाम में थी वो थोड़ी सी बुक्स। गुलामगिरी एक थोड़ा इम्पोर्टेंट नाम आता है। प्लस जो एक शब्द यूज होता है मॉडर्न डे के अंदर भी, दलित जो वर्ड है वो भी जो ये ज्योतिबा फुले ने दिया था, तो वो भी राइट। पता होना चाहिए। ठीक है। तो कैन वी इससे एक एड ऑन क्वेश्चन, तो वाज बी आर अम्बेडकर टोटली aligned to the idea of caste system proposed by ज्योतिबा फुले? तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉल्स होगा? क्या बी आर कास्ट अम्बेडकर, हाँ बी आर अम्बेडकर जो कास्ट सिस्टम या जो वर्ण सिस्टम का आइडिया है इनका ज्योतिबा फुले का, तो उनसे अलाइन थे कि नहीं थे? अलाइंड होंगे नहीं फॉल्स शायद। नहीं थे। नहीं थे। उनका आइडिया थोड़ा सा अलग था। इनका जैसे ज्योतिबा फुले का आइडिया ये था कि ये आर्यन जो है ये फॉरेन इन्वेडर्स थे। इन्होंने आके जो ओरिजिनल जो जनता थी यहाँ का उसको दबा दिया और उनको दलित बना दिया। तो ज्योतिबा फुले का ये आइडिया था। बट अंबेडकर का आइडिया ये था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई इन्वेडर वगैरह कुछ नहीं थे। हिंदुइज्म के अंदर जो चंडाल से मतलब जो एरियाज के बाहर रहते थे उनको धीरे धीरे जो ब्राह्मण से उन्होंने उनका वो बोलते ना कि प्रक्रिया, वो जो भी करते हैं, जो भी सेरेमनीज करते हैं, गरबा गृह एंड ऑल एंड ऑल, तो वो सब करना बंद कर दिया था एंड जिसकी वजह से वो रिलीजन से बाहर हो गए थे। तो वो बी आर अम्बेडकर का आइडिया था विच वॉज डिफरेंट देन व्हाट वाज प्रपोज्ड बाय फुले। ठीक है, ये था। राइट। अच्छा, इनके ऊपर है ना अभी एक आर्टिकल भी आया था कि जो इनकी वाइफ थी ना सावित्री बाई फुले, उनका कुछ स्टैचू बनाया है, तो उसके ऊपर आया हुआ था। तो इनकी ना एक स्टोरी आई हुई थी कि इनकी ना चाइल्ड मैरिज हो गई थी आपस में। वो तो 10 इयर्स की थी और ये 13 इयर्स के थे, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये मतलब खुद पढ़ते थे और फिर घर पे आके उन्हें पढ़ाते थे। तो ऐसे करके 8 साल हो गए। तो ये 21 साल की हो गई और वो 18 की हो गई। फिर उन्होंने घर पे ही कुछ ऐसा वुमेन के लिए शुरू किया, मतलब जैसे जो चाइल्ड मतलब जिन्हें घर से निकाल देते थे या ऐसे किसी चीज के लिए शुरू किया घर के अपने खुद के घर में। फिर धीरे धीरे इन्होंने, मतलब इनकी जो वाइफ थी उन्होंने वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम किया था, बहुत सारे स्कूल्स खोले थे। राइट। सो एक और स्टेटमेंट अगर मैं ऐसा पूछूं कि ही वाज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, तो ये कहना ट्रू होगा फॉल्स होगा? होगा ना, हम्म। मतलब अगर ट्रू तो होता तो तुम नहीं पूछते। नहीं ठीक है। अच्छा, ट्रू वो नहीं। ये मतलब हाँ वो ट्रू है, विडो रीमैरिज के एडवोकेट कर रहे थे। कूल है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। of the following statements हाँ guys, इस पे I could not post anything, ये मैं बाद में पोस्ट कर लूंगी। if anybody have any idea viruses can affect
तो आई थिंक वायरस इन सबको अफेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि सबसे माइक्रोस्कोपिक इनमें सबसे छोटा अगर एलिमेंट है तो वो वायरस ही है। तो इन सबको अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे हम प्लांट्स के केस में भी पढ़ते हैं कि ये बहुत सारी इन्वेजिव डिजीज होती हैं, वो फैल जाती हैं, एंड वो वायरस की वजह से होती है। वो प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है, बैक्टीरियाज को भी इफेक्ट करता है। अगर इन दोनों का आप थोड़ा बहुत हो सकते हो तो आई थिंक फिर 50-50 में आप आ सकते हो कि हाँ ठीक है, इसको भी कर सकता है। एंड फंगी भी इससे थोड़ा बड़ा ही होता है वायरस से, तो उसको भी इफेक्ट कर सकता है। तो तीनों आंसर हो जाना था। हम्म, ठीक है। बाकी कुछ ऐड ऑन करो तो बाद में बता देना, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अच्छा थीम रहता है इनका। सो एक बैक्टीरिया होते हैं जो वायरसेस को मार देते हैं, तो कोई बता सकता है उनका नाम क्या बोलते हैं उनको? पेनिसिलियम। हाँ, पेनिसिलियम तो एंटीबायोटिक होता है। वो बेसिकली बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए काम आता है, जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं ना। सो मैं शायद ये पूछना चाह रहा था कि जो वायरसेस जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर देते हैं उनका नाम होता है बैक्टीरियोफेजेस। तो क्योंकि हम बहुत बार ये पढ़ते हैं ना आजकल कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, तो उसमें ये बैक्टीरियोफेजेस को एक तरीके से वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली अपना जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं ये होस्ट के जो सेल्स होते हैं उनमें ट्रांसमिट करके आ जाते हैं। सो इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेजेस के बारे में। ठीक राइट, है। ठीक है। नेक्स्ट चल। नेक्स्ट वन इज, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो संजय। हाँ बस, ठीक है। सो टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो ये हमें पता है, कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या है देख लेते हैं। सो व्हाट इज बीईपीएस? इट रिफर्स टू स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज टू अवॉइड पेइंग टैक्स बाय एक्सप्लॉइटिंग मिसमैचेस एंड गैप्स इन द टैक्स रूल। मतलब अगर उनको प्रॉफिट यहाँ मिला तो ऐसे बताएंगे कि दिस प्रॉफिट वाज मेड इन सम अदर कंट्री, मतलब अपना कुछ सब्सिडरी के नाम पे प्रॉफिट्स बताना, ऐसा लाइक यू नो इन टैक्स हेवन्स। बेसिकली दे शिफ्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स टू टैक्स हेवन कंट्रीज एंड इज मोस्टली कहाँ का इन किस इन इसमें मिलता है ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंसिव technology domain like Google and Apple, and then life sciences domain like Pfizer and Merck. So then how does this work? It tax is levied on the multinational company by the government as a percentage of profit. मतलब जितना profit मिलता है उतना tax pay करना पड़ेगा हम, मतलब proportionately you have to pay. Using the loopholes, the multinational company shift its income or profit to another country, which could be a tax haven. As a result, the country which helps the multinational company generate its revenues does not get any tax, or there is tax erosion due to the shifting of income or profits by the company, right? Then OECD has launched the BEPS project to tackle the problem of tax avoidance, to bring in transparent tax environment and bring in more synergy to the international tax rules. मतलब ये इसलिए डाला क्योंकि which organization is related with BEPS, then it is OECD. ठीक है, दे लुक आफ्टर, मतलब ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को टैकल कर रहा है ओईसीडी। एक बार राइट स्क्रॉल करना संजय। पता नहीं ये क्यों पोस्ट नहीं हुआ है, पोस्टेड क्वेश्चंस रिगार्डिंग, कि मैं कर लूंगी। हाँ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैरेलल सवाल है। ये ऐसे ही और 2-3 कॉन्सेप्ट्स है ना टैक्स अवॉइडेंस के लिए। हाँ, गूगल टैक्स करके एक है, दैट इज आल्सो इक्वलाइजेशन लेवी था ना एक तो। हाँ, इक्वलाइजेशन लेवी। वो तो हमने
हाँ हाँ डिजिटल मीडिया हाउसेस ऐसे करके मार्केटिंग के लिए कुछ था, वो 2% कुछ था। नहीं मैं बोल रहा हूँ और कोई वेज है ना जिसके थ्रू टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, राउंड ट्रिपिंग या ऐसे कर, हाँ राउंड ट्रिपिंग, हाँ राउंड राइट ट्रिपिंग है। राइट देन ट्रिटी शॉपिंग ऐसे। उसके अगेंस्ट भी कुछ रूल लेके आया था गवर्नमेंट, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल करके। राइट उसके अंडर क्या था, मतलब ब्रीफली बता देता हूँ, उसके अंडर क्या था कि रेवेन्यू अथॉरिटीज को वो परमिशन दिया गया था कि आप मतलब अगर कोई टैक्स क्लेम बेनिफिट क्लेम कर रहा है कंपनी, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज क्रॉस चेक कर दी थी कि ये कोई कमर्शियल इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। अगर वो सिर्फ टैक्स चुराने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट करे इंटरनली, तो वो टैक्स बेनिफिट डिनाई कर सकती है। वैसा प्रोविजन दिया गया था जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल GAAR के अंडर। तो मतलब वो है, थोड़ा याद रखना। और कई बार यूपीएससी ये कीवर्ड्स में पूछ लेती है, जैसे अभी पूछा है, तो राउंड ट्रिपिंग या ऐसे वैसे वो चीजें थोड़ा देख लेना कि कॉन्सेप्ट क्या है उसमें। इकोनॉमी में पूछते हैं आज। राइट एनीथिंग एल्स टू बी एडेड? नहीं ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संजय स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओह सॉरी। अब दिख रहा है ना? नेक्स्ट इज उस टाइम में था रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन वाज प्रपोज्ड टू बी सेट अप इन। तो इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। अभी तक NIMZ 3 बने हैं। एक आंध्र प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, सॉरी आंध्र प्रदेश में एक प्रकाशम एंड तेलंगाना में संगारेड्डी करके एक है, एंड देन संगारेड्डी, कलिंगन। राइट करेक्ट। कालिनगंगा। क्या क्या? नहीं वो नाम ही बता रहा था मैं भी। हाँ ये कलिंगनगर ओडिशा में है, which has been granted final approval and total 13 NIMZ के लिए अप्रूवल मिला है, इसमें से 3 बन गया है। हाँ एक बार राइट स्क्रॉल करना चाहिए। हाँ तो ये NIMZ how are like you know let's go back to this नहीं उसमें भी यही सेम चीजें हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंडर NIMZ बने हैं। तो इसका बेनिफिट यही है, लाइक जैसे SEZs में बेनिफिट्स मिलता है वैसे ही NIMZ में, बट इसका मेजर फोकस ये है कि bringing in investment in manufacturing sector is the main focus of NIMZ, and like state governments को से collaborate करके they bring in NIMZ। इसमें important बात ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सॉरी इसमें एक तो ये चीज था कि SEZs के अंदर ना सर्विस सेक्टर वाले डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब IT कंपनी जा जाके SEZ में बस जा रही है, वहां से मतलब फायदा उठा रही है, जबकि वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनना चाहिए था। सो उसी चीज को आई थिंक कहीं ना कहीं एड्रेस करता है NIMZ, के सोली फोकस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे, कि आप कुछ बिल्डअप करो विच इज फिजिकल हो उस फॉर्म के अंदर। तो आई थिंक करेक्ट उस पे बनाने के लिए स्पेशली फॉर्म किया गया था। करेक्ट, वो एक राइट डिफरेंस था ना कि सेज जो थे SEZ वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे काफी सारे। सर्विस सेक्टर जैसे अभी बताया संजय ने, तो एक मतलब नीम्स उसके ऑपोजिट वे में बनाया गया था कि आप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करो, उसके वजह से। और एक एक चीज इसमें ये भी है कि
ये एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप करके सेटअप किए जाते हैं नीड्स। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है इसमें कि उसको मैनेज कौन करेगा। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं इसके लिए। एक एडिशन कई बार पूछ लेगा यूपीएससी कौन मॉनिटर कर रहा है नीड्स को, तो इट्स दी एसपीवी। वो याद रखना तो। इसके अलावा एक एक चीज इम्पोर्टेंट ये भी है कि ना मोस्टली मतलब ये इंफॉर्मेशन को हाँ सो मोस्टली ना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को लेके ही है कि बायजूस वाले पे ना मैंने जितनी बार भी देखे ना आर्टिकल में उतना अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं होता, आधे में तो वो अपना ऐड ही डाल के रख देता है। तो दृष्टि का देख लिया करो, दृष्टि का काफी अच्छा रहता है। फोरम का देख लिया करो क्योंकि उसके आर्टिकल ना राइट मतलब काफी ल्यूसिडली उसने एक्सप्लेन करा होता है, काफी कुछ ना बायजूस के आर्टिकल्स में मिसिंग रहता है क्योंकि अल्टीमेटली इसको वो बुलाना है कि हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लो तब हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। वो भी कॉन्सेप्ट रहता है। तो और उसका देख लिया करो। हाँ इको के लिए अगर कुछ है तो इन्वेस्टोपीडिया करके भी है। हाँ इकोनॉमिक्स के लिए सही है। काफी ऊंचे लेवल में एटलीस्ट राइट कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं पास। प्रसाद थोड़ा आपका वॉइस इको होता हुआ आ रहा है उसमें से। अच्छा एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ पोजीशन। हाँ तो एनआईएमजेड में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जैसे हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने हैं ना, तो दे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एनआईएमजेड्स आर सेटअप इन एंड अराउंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मतलब लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए भी। सो या दीज आर somewhere near the industrial corridor whichever way it passes through, तो NIMZs भी उसके अराउंड बने हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी उसके बाद आई नहीं ना शायद 2011 के बाद। हेलो यस नॉट श्योर यार, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं है, यही टारगेट्स सब जगह मिलते हैं ये मतलब 2011 पॉलिसी के अंदर जो थे वही वाले, तो शायद उसके बाद कुछ है नहीं ऐसे कॉन्क्रीट से। अच्छा हो सकता है। Alright, ठीक है फिर नेक्स्ट पे चलते हैं ना। हाँ question is what is the purpose of district mineral foundations in India? So district mineral foundation, they are formed under the MMDR Act 2015। ये स्टेट गवर्नमेंट्स इसके अंडर ये माइनिंग एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स आर मैंडेटेड टू एस्टैब्लिश DMFs, that is district mineral foundations, in all districts for interests and benefits of persons affected by mining related operations। तो इसके अंदर क्या करना है, लीज होल्डर्स आर मैंडेटेड टू कंट्रीब्यूट to these not for profit foundations a defined percentage of royalty apart from paying royalty to state। So these leaseholders are supposed to contribute to DMFs, and DMFs are required to use these funds for welfare of people and areas affected by mining related operations। So this DMF is formed under Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana, PMMK। क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब मिनरल्स से रिलेटेड क्या क्या पूछा है। एक बार राइट स्क्रॉल करना संजय। So question ये है, with reference to management of minor minerals in India, consider the following: sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. State governments have power to grant mining leases of minor minerals. Powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. And third statement ये है, state government has the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals। तो इसमें 1 and 3 ही आंसर है। लाइक what is a minor mineral and granting of minor minerals, rules related to granting of minor minerals is reserved to the center, not state। ठीक है, स्टेट लेकिन लीजेस देता है, इट कैन ग्रांट माइनिंग लीजेस।
but what comes under a minor mineral is determined by center. अगेन ये 2019 का थर्ड स्टेटमेंट जो था ना, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स, तो ये स्टेटमेंट अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना 2016 का, संजय थोड़ा लेफ्ट स्क्रॉल कर दो, उसमें थर्ड ऑप्शन भी उसके अराउंड ही है, ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू इशू लाइसेंसेस फॉर एक्सप्लोरेशन। तो ये भी ट्रिक कर रहा है यूपीएससी आजकल की, स्टेटमेंट्स थोड़े मोल्ड करके पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट भी वैसे थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए हमें while solving. Yeah. Right. लेकिन ये डीएमएफ के अंदर है ना? हाँ, आई एम सेइंग कि मोटा मोटा वो वही थीम देख रहे कि पावर्स किसके पास है, बीट करेक्ट किसके पास, मतलब कॉन्सेप्ट चाहे आप मिनरल का ले लो या इसका डीएमएफ के अंडर वाला। तो यहाँ पे मैंने 2 ही क्वेश्चंस डाला है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं लाइक कौन सा मिनरल किस स्टेट में मिलेगा, सो दैट इज लाइक एटलीस्ट बिफोर 2014 इट वाज अ कॉमन थीम कि लाइक मिनरल्स देके उसके आगे स्टेट दे यूज्ड टू गिव इट टू मैच, बट उसके बाद से लाइक कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, ऐसे 4 मिनरल्स दिया, which of the following is designated as a major mineral। तो ये थोड़ा देखना जरूरी है कि कौन सा मेजर मिनरल के अंदर और माइनर मिनरल के अंदर आएगा। पहले पहले थोड़ा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था कि मिनरल पूछ के स्टेट पूछ लिया, लेकिन अभी ये जो टॉपिक है ये स्पेसिफिकली एमएमडीआर एक्ट, मतलब करंट अफेयर्स, पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स कह सकते हैं, उस चीज से पूछ रहा है ये चीज को। स्पेशली अभी भी ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे कोल के अंदर जो कैप्टिव माइनिंग की प्रोविजंस है वो खत्म कर दिए, प्रोस्पेक्टिंग और लीज माइनिंग के जो लाइसेंस थे उनको यूनिफाई कर दिया, एंड बहुत सारे रिफॉर्म्स करे हैं, तो उस सेंस में ये टॉपिक अभी भी इम्पोर्टेंट है उतना ही, एंड मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल और इम्पोर्टेंट रहने ही वाला है, तो एक बार इसको थरोली देख लेना। So, minor mineral क्या है according to MMDR Act? Minor minerals means building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand, other than sand used for prescribed purposes, and any other central government notified. मतलब at least more or less these are minor minerals. Then center has the power to notify minor minerals under MMDR Act. India has 86 minor minerals, out of which 31 added in 2015, and power to frame law for minor minerals is entirely delegated to state. So, notifying minor minerals power lies with center, and framing laws for those minor minerals lies with the state. Thus, administrative and regulatory jurisdiction of minor minerals fall under state government. So इसमें AP tops in value of minor minerals produced in India, then followed by Gujarat, Maharashtra, Rajasthan and UP. ठीक है, एक बार मेजर मिनरल्स पे देख लेते हैं। Major minerals are those specified in the first schedule appended in MMDR Act 1957. ये कॉमन मेजर मिनरल्स क्या है? लिग्नाइट, कोल, यूरेनियम, आयरन ओर, गोल्ड, और भी बहुत सारे हैं। देन there is no official definition for major minerals in MMDR Act. Hence, whatever is not declared as a minor mineral may be treated as a major. Power to frame law for major minerals are dealt by Ministry of Mines under Center. So major minerals are dealt by Ministry of Mines. एक मैंने दृष्टि में ये देखा है कि it's just a pattern to at least identify what is minor mineral and major mineral. तो किसी मिनरल में अगर कोई मेटालिक एलिमेंट हुआ तो वो मेजर मिनरल हो जाएगा, एंड कोई मेटालिक एलिमेंट नहीं है तो वो माइनर मिनरल, मतलब मोर और लेस यू कैन एटलीस्ट ट्राई एंड डिस्टिंग्विश लाइक दैट। राइट, तो मतलब टॉपिक काफी रिलेवेंट है। आई थिंक ये स्कीम भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था ना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। राइट,
2015 एंड हाँ 2015 में, एंड प्लस अभी कोविड के अंदर इस फंड को बेसिकली यूज करने के लिए बोल दिया था जो स्टेट बेस्ड सॉरी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जितने भी लोगों को DMS, जरूरत थी उसके लिए। हाँ तो डीएमएस में राइट। से पैसा निकालने को बोल दिया था। सो देख लेना, ये काफी इम्पोर्टेंट एक्ट है एंड रिसेंटली काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें। सो आई थिंक जो पॉलिटी वाला आएगा या इकोनॉमिक्स वाला आएगा PT 365, आई थिंक उसमें भी ये शायद कवर्ड हो जाएगा। सो या ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Moving on. Next question is Swayam is an initiative of Government of India. It aims at what? तो इसमें Swayam providing affordable and quality education to citizens for free. So Swayam is a basically MOOC portal, that is massive open online courses platform. Yeah, it is under Ministry of HRD. Swayam का full form Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, लॉ मैनेजमेंट, ये मेजर कोर्सेज हैं। रिसेंटली इस स्वयं पे द courses are study material is translated into 8 regional languages. तो ये है बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तमिल एंड तेलुगु। एंड ये नीचे वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने कोर्सेस किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। पे कुछ और ऐड करना है क्या? अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा करके, तो वो किस चीज के बारे में? हाँ, स्वयं प्रभा वो टीवी पे शायद टीवी पे कोर्सेस मिलते हैं शायद। करेक्ट। तो ये उसमें मृणाल बंटी साहब हैं। D2H, हाँ तो स्वयं प्रभा वाला देख लेना, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में वो चीज भी गवर्नमेंट ने ऐड किया था जस्ट टू सप्लीमेंट द एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रंस। तो उसमें 32 DTH जो चैनल्स थे वो 24/7 एक्सेस दे रहे थे बच्चों के लिए। एंड उसमें सैटेलाइट कौन सा यूज किया गया था? 15 था क्या? और 34 जी चैनल्स थे। ऐसे 32 कुछ चैनल्स, हाँ 32 चैनल्स था। और GSAT 15 जो था वो यूज कर रहे थे। ठीक है, सो आई थिंक इसको थोड़ा सा ऐड कर लेना, क्योंकि काफी सारे इनिशिएटिव इस दौरान गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे। ठीक है, प्लस स्वयं के बारे में एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर क्रेडिट सिस्टम जो है वो आप अपने रेगुलर यूनिवर्सिटी कोर्सेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। सो सपोज स्वयं के ऊपर आपने कोई कोर्स, मतलब इस पे कोर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कि आपको कोई भी कोर्स करना है आप फ्री में उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए एंड वो सर्टिफिकेशन फिर आपके जो यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जुड़े, यानी वो क्रेडिट आपके मार्कशीट में जुड़े, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा एंड उसके लिए पैसा लगेगा। ठीक है, तो ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। करेक्ट। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंड कई जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको परस्यू किया है कि आप लोग जो है ये स्वयं के साथ अलाइन हो जाए। तो ये चीज याद रखना। ABC में ये है, let's say you're doing course in one area and तुमने किसी और कोर्स में भी किया है, but you want, मतलब you have done one subject in one area and another subject, so you can interchange the credits, मतलब if you can give those credits as like certification for another course also, something like that. Like courses को interchange mix and match कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट कोर्स में रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही कर सकते, बाकी यू कैन इंटरचेंज। अभी एक मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी पॉपुलर हो रहा है। तो उसमें यही चीज है कि आप एक कोर्स जो है, लेट्स से आपने बिजनेस स्टडीज करना था, तो आपने एक सब्जेक्ट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया एंड कोई और सब्जेक्ट जो है आप फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से भी परस्यू कर सकते हो। तो उसको भी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मलाइज करना चाह रहा है। तो ये दो वर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो ये स्वयं पोर्टल हो गया, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल। एंड जो मेटा यूनिवर्सिटी वाला है वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडेंट्स को
कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज था। राइट। Next पे संजय चलते हैं। 34 चैनल्स है, अभी चेक करो स्वयं प्रभा के अंदर। कहाँ से चेक किया आपने? स्वयं प्रभा की वेबसाइट से। अच्छा, वेबसाइट से। मैं दृष्टि से चेक किया था तो वो 32 में दिख रहा था। ठीक है, 34 है। cool. ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना? हाँ. So next question is Montagu-Chelmsford proposals were related to. So we know this constitutional reforms हैं. तो इसमें होम रूल एजिटेशन इसलिए डाला बिकॉज home rule agitation has stopped because of the matlab not just one of the reasons which has stopped home rule agitation is Montagu's declaration. So home rule was short-lived and petered out by 1919. One of the reasons is moderates after Annie Besant's arrest were pacified by talks of reforms by Montague's statement of August 1917. Self-government as the local long-term goal of, तो ब्रिटिश ने बोल ही दिया कि long-term goal of Britain in India is self-government, तो उन्होंने stop कर दिया home rule लीग. And it is also this Montagu-Chelmsford statement was also called August Declaration. Then reforms में वही we know that diarchy they have proposed diarchy. Two lists were there, reserved and transferred. Reserved subjects were governed by governor through the executive council, transferred by ministers from the legislative council, and the franchisee was expanded and powers were also extended. Then Governor General, Executive Council has become 8 members, out of which 3 were Indians, and 2 lists for administration. That is, इसमें एक और बात दायर की भी था, and made 2 lists that is central and provincial, and bicameral legislature भी था. Then हाँ, ये मॉन्टेग्यू के अंडर ये हंटर कमीशन इसलिए डाला मैंने क्योंकि ये हंटर कमीशन मॉन्टेग्यू के अंडर हुआ था. मॉन्टेग्यू ऑर्डर्ड कमिटी ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग मैसेकर. तो अक्टूबर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस, इसका हंटर कमीशन का दूसरा नाम है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी, वाइडली नोन एज हंटर कमिटी और हंटर कमीशन. एंड एक और बात ये है, अंडर 1919 अंडर डायरकी इटसेल्फ एजुकेशन वाज शिफ्ट provincial ministries. Education subject was shifted to provincial ministries, and the government stopped taking direct interest in education matters while government grants मतलब 1902 तक लिबरली मिल रहे थे गवर्नमेंट ग्रांट्स, लेकिन उसके बाद द सब्जेक्ट वाज शिफ्टेड टू प्रोविंशियल. ऑल्सो ये साइमन कमीशन का प्रेजेंस भी यही था ना, मतलब उन्होंने ये था ना कि 10 years के बाद चेक करना है दिस. हाँ, करेक्ट साइमन कमीशन. तो यही पे था ना. प्रसाद वापस शायद इको हो रहा है. एक मिनट. सो आई थिंक साइमन कमीशन वाला पॉइंट रेज कर रहे थे प्रसाद. तो मतलब एग्जैक्टली साइमन कमीशन तो नहीं, बट एक ऐसा बोला था कि एक कमीशन जो हम लोग फॉर्म करेंगे विच वुड लुक इनटू द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट एंड सजेस्ट फर्दर अमेंडमेंट्स जो कि बाद में ला सकते हैं. तो 10 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया था, बट बाद में हमने देखा कि वो 2 साल पहले ही वो लोग ले आए थे साइमन कमीशन के नाम से. करेक्ट 27 में था. इससे एक और पैरेलल सवाल है, ये दीप्ति ने ऊपर लिखा है ना कि एनी बेसेंट वाज अरेस्टेड in 1917. तो उसके बाद somebody renounced something after Annie Besant was arrested. सुब्रमण्य आए. क्या रिनाउंस करा था? नाइटहुड. वो नाइट राइडर थे ना. और ये जालियनवाला बाग मैसेकर के बाद में फिर दो चीजें रिनाउंस करी थी. गांधी जी ने कैसर हिंद का जो टाइटल मिला था उन्हें,
वो रिनाउंस किया था। एंड जो रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर थे टैगोर वो नाइटहुड उन्होंने रिनाउंस नाइट किया। तो अब ये बता दो कि महात्मा गांधी को कैसरे हिंद टाइटल दिया क्यों था? बोयर वॉर्स में ही हैज हेल्प्ड कोई एम्बुलेंस सर्विस ब्रिटिश। का कुछ किया था उन्होंने। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। तो बोयर वॉर्स जो साउथ अफ्रीका में हो रहे थे वहां पे उन्होंने अंग्रेजों की मदद करी थी, इसीलिए अंग्रेजों ने खुश होकर टाइटल दे दिया था उन्हें। इसमें और भी कुछ है क्या दृष्टि? क्वेश्चन राइट साइड में क्वेश्चन है, मतलब 1919 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब मैंने 3-4 ही डाला है, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना संजय। Am I audible? हाँ ऑडिबल। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्लियरली डिफाइंड, इंडिया एक्ट 1990 क्लियरली डिफाइंड। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, ये गलत था। एंड पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वाइसरॉय, ये ऐसा कुछ है क्या? पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वाइसरॉय का ऐसा कभी, मतलब वी हैव नेवर रेड एनीथिंग अबाउट लाइक दिस नो। नहीं, शायद से पोस्ट क्रिएशन था ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट पोस्ट क्रिएशन के बारे में, लेकिन अलग 1858 का ही था ना। हाँ 1858 में ही बताया गया था कि इनके बारे में कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या रोल है एंड वाइसरॉय का क्या रोल है। तो वो आई थिंक 1858 वाले में। अलग से पावर्स कभी मतलब बाद में डिस्कस नहीं हुआ, उसी टाइम में 1858 में ही हुआ है। देन jurisdiction of central and provincial government, ये हमें पता है अभी। Then which of the following is the principal feature of Government of India Act 1990? So introduction of diarchy in executive government of provinces, introduction of separate communal electorates for Muslims, and devolution of legislative authority by center to the provinces. तो ये separate communal electorates किस एक्ट के अंदर आया है for Muslims? 1909 में। हाँ ठीक है, तो बाकी सब 1919 के फीचर्स थे। फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू, हाँ सॉरी ये मैंने क्यों डाला है यहाँ पे? ठीक है, वैसे मतलब रिमोटली रिलेटेड है। डिवीजन ऑफ हाँ, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन था ना 2012 वाला, तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, तो ये तो 1999 में था। यूनियन का कब था? कब? 39। हाँ यूनियन में 35 में हुआ था। प्रपोज था बट वो करा नहीं था। एक बार वापस रिपीट करना, क्या बोला प्रसाद? नहीं, आई वाज सेइंग कि प्रोविंसेस में 1919 एक्ट में इंट्रोड्यूस करा गया डायरकी एंड 1935 में प्रोविंसेस का निकाला गया, राइट? करेक्ट। बट 1935 में एक और प्रोविजन था कि यूनियन गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरकी इंट्रोड्यूस करना है, बट इट वाज नेवर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट करा ही नहीं करा। इट वाज जस्ट द प्रोविजन 1935 के। यस, राइट, ठीक है। डायरकी पे 2-3 बार पूछ गया, तो ये एक डिफरेंस है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि सेंटर में है या प्रोविंसेस में, वी हैव टू सी दिस प्रॉपर्ली। करेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is common to two historical places known as Ajanta and Mahabalipuram? तो इसमें both were built in the same period नहीं है, and both belong to same religious denomination भी गलत है, but both have rock-cut monuments, बस इतना common है इसमें। ये like unless you know this properly, it's a little मतलब same period तो नहीं है, but you should know कि अजंता में एक ही religious denomination में 3 थे, कि नहीं 2 थे, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म के ऊपर। हाँ एक विष्णु बार और शिवा थे ना महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में यस, विष्णु एंड शिवा दोनों थे। अब मामलापुरम में मामल्लपुरम, इट वाज कॉल्ड मामल्लपुरम देन, अब महाबलीपुरम हुआ है।
वो नहीं मामल्लपुरम की भी वापस मामल्लपुरम हो गया है अच्छा नाउ at the moment यानी प्रेजेंटली इट्स कॉल्ड मामल्लपुरम समिट हुआ था ना इंडिया चाइना इसलिए क्योंकि हाँ इंडिया चाइना समिट हुआ था सो किसने बनाया था ये रॉक कट टेम्पल्स यहाँ पे जो 5 पांडव वाला जो वो है टेम्पल जो है नो आइडिया मोस्ट प्रोबेबली राजेंद्र चोला। नहीं चोला तो लवाज ने बनाया था ना। पल्लवाज ने बनाया था ये महेंद्र इट वाज वर्मन नहीं महेंद्र वर्मन नहीं इट्स नरसिम्हा वर्मन Sorry. जिसको एके मामला ही वाज वेरी स्ट्रांग मैन उसने अपना पिताजी का बदला लिया था बाय डिस्ट्रॉइंग कौन सा रूलर था यार चालुक्य रूलर था ना पुलकेशिन सेकंड को पुलकेशिन सेकंड। हाँ पहले पुलकेशिन सेकंड ने उसके फादर को मारा था एंड देन फिर वो बेटा जी जो है वो बदला लेने आया था फिर उसने पुलकेशिन की पूरी टेरिटरी थी उसको बर्बाद कर दिया था नाम भी रखा था वटापी कोंडा अपना वातापी कोंडा राइट उसके बाद फिर नरसिम्हा वर्मन के बाद जो सेकंड आता है वो फिर वो शो टेम्पल बनाता है और महेंद्र वर्मन जो है वो अर्जुन पेनेंस वाला है ना वॉल पेंटिंग्स या केव पेंटिंग्स उनको कमीशन कराता है और नरसिम्हा वर्मन जो है वो बेसिकली जितने भी वहाँ पे वो 5 पांडव वाले जो रथ हैं या सिटी जो थी मामल्लपुरम को एस्टेब्लिश करने का सारा काम नरसिम्हा वर्मन करता है प्लस वो चाइना में ना एक वो भी भेजते हैं डेलीगेशन अपना उनको हेल्प करने के लिए सो इसीलिए इंडिया चाइना का जो समिट था वो वहां पे रखा गया था मामल्लपुरम में तो वो चीज भी याद रखना पूरे और क्या है हाँ बाकी अब बता दो हाँ आपने बता ही दिया क्या क्या थे पंचरथा रॉक कट केव्स ओपन एयर रॉक रिलीफ एंड शो टेम्पल कॉम्प्लेक्स तो पंचरथा में वही 5 रथास हैं धर्मराजा भीमा अर्जुना नकुला एंड सहदेवा एंड द्रौपदी रथा इसमें धर्मराजा रथा इज द लार्जेस्ट एंड रॉक कट केव्स में वराह केव टेम्पल ये वराह केव टेम्पल एंड कृष्णा केव टेम्पल and Panchapandava cave temple and Mahishasura Mardini Mandapa. This is base relief of goddess Durga killing Mahishasura. तो ये rock cut caves हैं. Then ये इस पे एक और क्वेश्चन मतलब राइट में we can see तो वराहा केव टेम्पल के बारे में पूछा है एक क्वेश्चन में. हाँ ये second point a huge image of Varaha so we had to match famous work or sculpture and site. So ये grand image of Buddha and it said Ajanta Mahaparinirvana and huge image of Varaha and it is written Mount Abu incarnation of Vishnu boar incarnation of Vishnu as he rescues goddess Earth ये सब है but it's not in Mount Abu it is in Mamallapuram and Arjuna's penance Mamallapuram obviously descent of Ganga ये हमने देखा rock relief ओपन एयर रिलीफ तो ये है अर्जुना का. लेट्स गो बैक टू एक्सप्लेनेशन या फिर पूरा क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे. एक और क्वेश्चन ये अजंता पे है. कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता लेपाक्षी एंड सांची which of the above are known for mural paintings. तो इसमें अजंता एंड लेपाक्षी are known for mural paintings. And anything to add here किसी को वो लेपाक्षी के बारे में पता है क्या? लेपाक्षी आई थिंक तमिलनाडु में है क्या? करेक्ट. आई थिंक कुछ फेमस भी है ना इसका शायद एक बहुत बड़ा तमिलनाडु या फिर शायद आंध्रा में देख लो. बॉर्डर में है आंध्रा में आई थिंक आंध्रा में है जस्ट चेक. It's called Veerabhadra Temple is a Hindu temple located in Lipakshi in the state of Andhra Pradesh. Right. ठीक है. एंड उसके बाद पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि is one of the most famous and often illustrated painting at Ajanta. And next question with reference to history of Indian
रॉकेट पे भी लाइक रॉकेट इज अ कॉमन थीम, मतलब बहुत सारे बार पूछा गया है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो ऑल द रॉकेट caves and temples. With reference to history of Indian rocket architecture, consider the following statement. Caves at Badami are the oldest surviving rocket caves. Barabar rocket caves were originally made for ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya, and Ellora caves were made for different faiths. तो इसमें बराबर caves were the oldest, ठीक है, एंड ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, एलोरा caves were made from different faiths, but Badami were not the oldest, Barabar are the oldest caves. and बादामी के बारे में कुछ पता है क्या किसी को? बादामी तो आई थिंक चालुक्य रूलर्स से रिलेटेड है ना? करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो उनका कैपिटल भी बादामी था, बादामी चालुक्यस। तो बाय द वे वातापी कोंडा करके आपने अभी बताया ना, वातापी और बादामी इट्स द सेम थिंग, प्लेसेस। सो और ये सेकंड स्टेटमेंट में ना बराबर के जो थी ये अशोका ने बनवाई थी, इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य। राइट राइट, के लिए थी ना, आजीविका के लिए। हाँ। अभी हम ये वाला देख रहे थे ना, तो इसमें भी थोड़ा सा ये डिफरेंस है। जो पल्लवा रूलर्स थे उन्होंने ये कैसे कैसे बनाया, तो महेंद्र वर्मन का अगर आप जो भी डेवलपमेंट था यहाँ पे, तो मोस्टली वो रिलीज स्ट्रक्चर थे, मतलब एग्जिस्टिंग कोई चट्टाने थी उनके ऊपर उन्होंने बना दिया। तो अगर अर्जुन पेनिन्स देखोगे ना, तो उसमें कुछ नहीं है, एक फ्लैट चट्टान थी, उसके ऊपर एनग्रेविंग कर दी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगर आप आते हो नरसिम्हा वर्मन के ऊपर, सो उन्होंने क्या किया था, रॉक कट टेम्पल्स बनाए थे, मतलब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश रॉक थे सीधा उनको काट काट के बना दिया था, मतलब कोई अलग से उनमें जोड़ा जाड़ी नहीं करी गई थी, पूरा का पूरा एक सॉलिड रॉक था, मोनोलिथ था, उसको काट के बनाया गया था। एंड जो लास्ट में जो शोर टेम्पल बना है मामलापुरम के अंदर, उसमें डिस्टिंक्शन ये है कि वो सॉफ्ट रॉक से बना है और उनको जोड़ जोड़ के बनाया गया है, मतलब वो एक सिंगल रॉक से नहीं बना है। तो ये थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि थ्रू सक्सेसिव रूलर्स वो उसका जो बिल्डिंग स्टाइल था वो भी डिफरेंट था। राइट। ये शोर टेम्पल में तीन है, 2 स्मॉल टेम्पल्स एंड 1 लार्ज टेम्पल। इसमें एक नंदी का टेम्पल है, एक विष्णु का टेम्पल एंड एक शिवा का टेम्पल। ठीक है, बस उतना ही। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर स्पर्श आपका पार्ट रह गया ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो यार आई थिंक आज तो टाइम काफी हो गया है, और कल ही परस्यू करते हैं इसको, है ना? ओके सर। राइट, ठीक है। एंड यार गाइस, आई थिंक शायद रेमंड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो रेमंड के क्वेश्चन डिवाइड कर लेंगे हम लोग। हाँ सर, हाँ, कर लेते हैं।